हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड। ये हमने शुरू किया था, तो हम इसकी जनरल इंट्रोडक्शन हम इसका देख चुके थे और हम इसके निर्माण की विक्रिया पढ़ रहे थे। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम निर्माण की विक्रियाओं में ये देख रहे थे कि अगर क्रियाकारक की डी फॉर्म ली जाए तो हमें उत्पाद के रूप में जो हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड मिलेगा उसकी भी डी फॉर्म ही मिलेगी। और इसी तरह यदि हम क्रियाकारक की एल फॉर्म लेंगे तो हमें उत्पाद के रूप में जो हाइड्रोक्सी एसिड मिलेगा उसकी भी हमें एल फॉर्म ही मिलेगी। ये हम देख रहे थे, तो इसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज हम देखेंगे कि अगर टार्ट्रिक अम्ल की यदि टार्ट्रिक एसिड की डी फॉर्म ली जाए तो किस तरह से इसके आंशिक अपचयन द्वारा हमें क्या मिल जाएगा? मैलिक एसिड मिल जाएगा। हम जो ये हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड है उसमें आपके सिलेबस में दो एसिड दिए हुए हैं, एक तो मैलिक एसिड और एक टार्ट्रिक एसिड। उसमें हम मैलिक एसिड पढ़ रहे थे और मैलिक एसिड के निर्माण की विक्रिया ही देख रहे थे। तो टार्ट्रिक अम्ल से मैलिक एसिड कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास में टार्ट्रिक अम्ल। ये टार्ट्रिक अम्ल की डी फॉर्म। यदि हम इसका अपचयन, कैसा अपचयन? आंशिक अपचयन। क्या करवा रहे हैं हम इसका? आंशिक अपचयन। अगर यदि हम इसका आंशिक अपचयन करवा दें HI से तो देखिए किस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? मैलिक एसिड की डी फॉर्म मिल जाएगी। ये है मैलिक एसिड, कौन सी फॉर्म है? डी फॉर्म। और सह उत्पाद के रूप में हमें I2 + H2O मिल जाएगा। तो इस तरह टार्ट्रिक अम्ल से अगर हमने इसकी डी फॉर्म ली टार्ट्रिक अम्ल की और उसका HI के साथ आंशिक अपचयन करवा दिया तो हमें क्या मिल गया है? मैलिक अम्ल की डी फॉर्म ही मिल गई है। नेक्स्ट, यदि हम मैलिक अम्ल की एल फॉर्म चाहते हैं तो वो हमें क्या करना होगा? तो एल फॉर्म के लिए अगर हम कैल्शियम मैलेट लें और उसकी रिएक्शन H2SO4 से करवा दें तो हमें मैलिक एसिड की एल फॉर्म मिल जाएगी। देखिए कैसे। ये है हमारे पास में कैल्शियम मैलेट। ये है हमारे पास कैल्शियम मैलेट। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किससे? H2SO4 से। तो हमें मिल जाएगा, ये देखिए कैसे। कैल्शियम सल्फेट सह उत्पाद के रूप में निकल जाएगा और हमें ये कैल्शियम मैलेट लेने पर मैलिक एसिड की एल फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो डी टार्ट्रिक एसिड से हम क्या बनाते हैं? मैलिक एसिड की डी फॉर्म। और यदि हमें एल फॉर्म चाहिए तो हम कैल्शियम मैलेट, क्या है इसका नाम? कैल्शियम मैलेट, इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवा देते हैं तो हमें मिल जाती है इसकी एल फॉर्म। तो ये दिया हुआ था आपके सिलेबस में मैलिक एसिड के निर्माण की अभिक्रिया। अब इसके गुण की बात करते हैं। तो हमने देखा कि मैलिक एसिड की दो फॉर्म है, तो डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। ये दोनों ही फॉर्म जो है वो कैसी होती है? रंगहीन होती है, आर्द्रताग्राही होती है और साथ में ही क्या होती है? ये रंगहीन होती है, आर्द्रताग्राही होती है, ठीक है, और ठोस होती है। मैलिक एसिड की दोनों फॉर्म कैसी होती है? ठोस फॉर्म में होती है, रंगहीन और आर्द्रताग्राही। अगर इसकी गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक होता है दोनों फॉर्म का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि हम इसके रेसिमिक मिश्रण की बात करें तो इसका जो रेसिमिक मिश्रण का गलनांक होगा वो कितना होगा? 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो हुए इसके भौतिक गुणधर्म।
अब हम इसकी कुछ रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। तो देखिए मैलिक एसिड में दो तो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो जैसे है वैसे ही है, लेकिन ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में देखें तो ये कैसा है, अल्फा। यदि इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये कैसा है, बीटा हाइड्रोक्सी है। ठीक है, तो ये दो तरह से हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ ऊष्मा के प्रभाव की बात करते हैं सॉरी, जब हम यहाँ ऊष्मा के प्रभाव की बात करते हैं तो ये जल का एक अणु निष्कासित कर देता है और असंतृप्त अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण करता है। और यहाँ किसकी तरह व्यवहार करता है, ये बीटा हाइड्रोक्सी की तरह व्यवहार करता है। कैसे, वो हम देखते हैं। जब इसका इस तरह से जल का अणु निकल जाता है तो दो तरह के एसिड बनते हैं। एक तो बनता है मैलिक एसिड और एक बनता है फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड अगर इनका अणु सूत्र देखें तो समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र दोनों का अलग अलग होता है। तो ऊष्मा के प्रभाव में अर्थात गर्म करने पर इन दोनों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। लेकिन आगे क्या होता है, जो कि मैलिक एसिड होता है, वो मैलिक एसिड आगे जल का एक अणु निष्कासित कर मैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण कर लेता है। तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, एक तो फ्यूमेरिक एसिड मिलता है और मैलिक एनहाइड्राइड मिलता है। दोनों का ही मिश्रण हमें प्राप्त होता है। रिएक्शन के थ्रू कैसे है देखते हैं हम। देखिए ये है हमारे पास में मैलिक एसिड। ठीक है, अगर हम इसे ऊष्मा के प्रभाव की बात करेंगे तो इस तरह यहां से एक जल का अणु निष्कासित हो जाएगा और जल के अणु के निष्कासन के साथ ही अनसंतृप्त अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। ठीक है, अगर ये फॉर्म हमें मिलती है तो इसे कहते हैं हम फ्यूमेरिक एसिड। और यदि हमें इस तरह की ये फॉर्म मिलती है उसे कहते हैं हम मैलिक एसिड। ठीक है, ये तो है मैलिक एसिड। ये क्या है, मैलिक एसिड। ये कैसा है, सैचुरेटेड, जबकि ये कैसा है, अनसैचुरेटेड। आगे ये मैलिक एसिड यहां से H2 का एक अणु निष्कासित कर देता है और एनहाइड्राइड का निर्माण कर देता है। इस तरह ऊष्मा के प्रभाव की बात करें तो हमें फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एनहाइड्राइड दोनों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। देखिए फ्यूमेरिक अम्ल और मैलिक अम्ल दोनों के अणु सूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र दोनों में अलग अलग है। इसमें दोनों COOH एक ही साइड है, जबकि इसमें दोनों COOH क्या है, अलग अलग तरफ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से जल का अणु निष्कासित नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ से जल का अणु निष्कासित होकर मैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हुई ऊष्मा के प्रभाव की बात। अब हम देखते हैं कि यदि मैलिक अम्ल का आंशिक अपचयन कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो यदि मैलिक अम्ल का आंशिक अपचयन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है सक्सिनिक अम्ल। वो कैसे देखते हैं। हमने ये जो अभिक्रिया देखी क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। अब देखिए अपचयन।
इसका क्या करवा रहे हैं, आंशिक अपचयन, पूर्ण अपचयन नहीं करवा रहे हैं, आंशिक अपचयन हम करवा रहे हैं। तो ये देखो, यदि मैलिक एसिड का HI के द्वारा आंशिक अपचयन करवाया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, सक्सेनिक अम्ल। सक्सेनिक अम्ल, ठीक है। तो इस तरह से आंशिक अपचयन द्वारा हमें सक्सेनिक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है। अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण, कि यदि मैलिक एसिड का ऑक्सीकरण करवाया जाए तो क्या होगा। तो ऑक्सीकरण में हम दो अभिक्रिया देखेंगे, एक तो देखेंगे H2O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, और एक देखेंगे प्रबल ऑक्सीकारक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। ये दोनों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या घटित होता है, देखते हैं हम। ऑक्सीकरण फर्स्ट, H2O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर इस तरह से हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है। इस उत्पाद का नाम क्या है, ऑक्जेल एसिटिक अम्ल। इसे क्या कहेंगे, ऑक्जेल एसिटिक अम्ल। देखिए यहाँ पर जो OH ग्रुप था वो किसमें चेंज हो गया है, कीटो में, और यहाँ पर कीटो के पास नहीं अल्फा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ ये चलावता प्रदर्शित करेगा और कीटो और इनोल दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है। तो देखो कैसे, इस तरह से ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म, जबकि ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। तो ये टोटोमेरिज्म के द्वारा कीटो और इनोल दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है। ये ऑक्सीकरण किसके प्रेजेंस में करवाया हमने, Fe+2 वो H2O2 की प्रेजेंस में। अब हम देखते हैं कि अगर क्या ले हम अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 ले तो ऑक्सीकरण करवाने पर क्या होगा, देखते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट वो भी प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो इस तरह का इनका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें मिल जाएगा मैलोनिक अम्ल। क्या मिल जाएगा, मैलोनिक अम्ल, और साथ में क्या मिलेगा हमें, CO2 और H2O सब उत्पाद के रूप में मिल जाएगा। ये मैलोनिक अम्ल है, हमने देखा था ऑम्स्केप से, ऑक्जेलिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल, ठीक है। और उसी के बाद आप सक्सेनिक अम्ल देख चुके हैं, मैलिक अम्ल देख चुके हैं। ये मैलोनिक है और एक मैलेइक अम्ल होता है। तो अगर इन सबको आपको याद करना है तो इन सबको एक साथ एक पेज पे लिखिए और फिर इन सब में अंतर को ध्यान में रखते हुए इनको याद रखिए कि कौन सा मैलिक है, कौन सा मैलिक है और कौन सा मैलोनिक है। तो ये हुई ऑक्सीकरण की बात कि अगर इस तरह हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीकरण करवाने पर ये हमें मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि यदि इसकी रिएक्शन शांत स्ट्रेस फोर्स से करवाते हैं तो क्या होता है। रिएक्शन करवाई हमने शांत एस्प्रेसो फोर्स से।
सांद्र एस्प्रेसो फोर्सेस की रिएक्शन करवाने पर हमें मिल जाता है 4 मिल एसिटिक अम्ल और साथ ही मिल जाता है हमें फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, क्या है CHO को क्या कहते हैं? फॉर्मिल। तो 4 मिल 2 कार्बन एसिटिक अम्ल और वो क्या है? फॉर्मिक अम्ल। तो सांद्र एस्प्रेसो फोर्स से रिएक्शन करवाने पर इस तरह से हमें फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मिल एसिटिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग मैलिक एसिड भी कंप्लीट होता है। अब हमारा स्टार्ट होगा टार्टरिक एसिड, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।